प्रियांशी, फॉर्मूला याद हो गया है सब पिछले क्लास का? यस सर। चलिए तो बताइए आप सबसे पहले रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सर रिंग के चलते हैं सर 0। लगता है याद नहीं किए हैं तो। सर वो सेंटर ऑफ रिंग यही था ना। सेंटर ऑफ रिंग तो रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट बोले। Q/4πε0r²। सारा गलत बोल रहे हैं, मैथ ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और कोई बताएंगे? गौरव, गौरव यस सर। याद है ना सारा फॉर्मूला? याद है चलिए सर। डायपोल के चलते जनरल फॉर्मूला बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या सर? डायपोल के चलते जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलिए, क्या होगा? डाइपोल के चलते जनरल फॉर्मूला एक था एक्सियल पॉइंट का, एक था इक्वेटोरियल पॉइंट का। पिछले क्लास में हम उसका अथी भी करवा दिए थे, आपको फॉर्मूला भी एक जगह करवा दिए थे। सर वो जनरल P √3 cos² θ +1/4πε0r³। हाँ, और एक्सियल पॉइंट पर क्या था? सर P √3 + 2/4πε0r³। ठीक है, आप बताइएगा थिन सीट के चलते क्या था? थिन सीट के चलते नहीं याद है सर। चलिए पूरा याद कर लीजिए, अच्छा बात है। और भी पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। यस सर। चलिए तो हम आगे बताते हैं। अंशु, आपको याद है पूरा? पॉइंट चार्ज के चलते बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो है हम लोग अच्छा अच्छा डेरिवेशन फिर से आज देखेंगे, है ना? तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या है। सबसे पहले अब हम आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क एट सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क एट सेंटर, मतलब आर्क कोई है जो चार्ज होगा। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि सब कुछ मेटल का यहाँ बना हुआ होगा। यानी कहने का मतलब एक आर्क मैं बना रहा हूँ, देखिए आर्क बना दिए। इस आर्क पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सभी जगह भरा पड़ा हुआ है इस तरह से। और आर्क के सेंटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकालना है? आर्क के सेंटर पर निकालना है। ये आर्क है पूरा, तो आर्क का सेंटर पर जब निकालने चलेंगे तो पहले एक डॉट लाइन बना दीजिए। आर्क का सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा ही हर हाल में, यही आर्क का सेंटर है मान लीजिए। ये आर्क का क्या है? सेंटर है आपका, इस बात को समझ लीजिए, यानी सेंटर है। अब यहाँ पर डेरिवेशन करने के, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट चार्ज है नहीं, यहाँ फिर से लिखाएगा कि लेमडा जो है आपका, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा जो है। और यहाँ पर रेडियस को ए से फिर से मान लेते हैं। ए जो है आपका रेडियस ऑफ आर्क है, रेडियस ऑफ आर्क है। अब आर्क के चलते थीटा जो एंगल बन रहा है, थीटा जो है
एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ आर्क, आर्क के सेंटर पर जो एंगल गिर रहा है वो पूरा एंगल ये थीटा है, मान लिए हैं। अब इसको दो इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, यानी कि बाइसेक्टर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, एक बाइसेक्टर लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किए हैं जो आर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसको कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन है, क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब थीटा को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देख लिए इधर से जो अगर एंगल दिखाइएगा तो थीटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, थीटा था, तो इधर से थीटा बाई टू एंगल हो गया, देख लीजिए ध्यान से, थीटा बाई टू एंगल, देख लीजिए ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है कि अब इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड करेंगे, एक पीस को कंसीडर करेंगे, है ना, तो बहुत सारे पीस में डिवाइड करेंगे, तब मान लेते हैं इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किए, और एक पीस ये रेड वाला पीस को है जो छोटा सा पीस है, ये बहुत छोटा है, सुई की नोक के इतना बराबर है ये पीस, उसको कंसीडर कर रहे हैं, ये रेड से बना रहे हैं, इतना दूर आपका जो है ये आपका सुई की नोक के इतना बराबर है, उसी को कंसीडर करें। इसका लेंथ जो है ये, यह लेंथ जो है आपका डीएल है, लेंथ जो है यहाँ पर ये क्या है, डीएल है, छोटा सा पीस है जिसका लेंथ डीएल मान रहे हैं। अब इस आर्क के चलते, इस आर्क के चलते आपका सेंटर पर एंगल खींच रहे हैं, दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। और फिर दोनों के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इधर डायरेक्शन में जाएगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, आर्क के दोनों तरफ से एंगल खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पीस है ना, तो बहुत छोटा सा पीस होगा, बहुत छोटा सा पीस, इसकी लंबाई डीएल जो है ना वो सुई की नोक कितना है, तो आप खुद बताइए, आर्क के चलते सेंटर पर जो एंगल गिरेगा वो क्या माने, आर्क के चलते जो सेंटर पर एंगल गिर रहा है ये, आर्क के चलते देख लीजिए, ब्लैक से उसको दोनों रेड लाइन से मिलाए हैं, आर्क के चलते जो सेंटर पर एंगल गिर रहा है ये, इसको मान लेते हैं डी अल्फा, क्योंकि थीटा पहले से माना हुआ है। और यह जो मतलब ध्यान सुनिएगा, ये छोटा सा पीस जो लिए है डीएल पार्ट, डीएल पार्ट के चलते एंगल बना यहाँ डी अल्फा, और ये जो है बाइसेक्टर लाइन से एंगल बना लिया है वो अल्फा एंगल बना लिया है, क्या बना लिया, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल बना लिया है, क्या बना लिया है, अल्फा एंगल। और ये क्या है, डी अल्फा है, ध्यान समझ लीजिए, ये अल्फा है, ये डी अल्फा है। तो एक छोटा सा पीस के चलते इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी छोटा होगा, डी होगा, देख लीजिए ध्यान से। और वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, यानी कि ये अल्फा है तो ये भी बाइसेक्टर लाइन से एंगल अल्फा बना लेगा, क्या बना लेगा, आपका अल्फा एंगल बना लेगा, ये क्या बना लेगा, अल्फा एंगल बना लेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एक हो गया अल्फा और एक हो गया डी अल्फा, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या क्या बोल रहे हैं। अब देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होगा जो इंटेंसिटी इधर की ओर जो होगा इंटेंसिटी इसका कंपोनेंट का, वह होगा डी ई कॉस अल्फा होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इधर होगा डी ई साइन अल्फा होगा, मतलब इस कंपोनेंट का। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं, फर्स्ट वी डिवाइड द आर्क इनटू मेनी स्मॉल पीस, वन सच पीस कंसीडर, है ना, यानी इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किए हैं, यानी यहां से यही लिखेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड
the arc into many small pieces. One such piece of length dl, one such piece of length dl taken, which make angle alpha with bisector line and subtended angle d alpha at center। मतलब जो जो बात बोले लिख दिए हैं, इसको बहुत सारे पीस में कंसीडर किए हैं, उसमें से एक पीस कंसीडर किए हैं, वह जो है बाइसेक्टर लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और सेंटर पर डी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। समझ लिए बात को, एकदम क्लियर बात लिखे हैं। तो अब लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस, डी होगा ना, और वह डी होगा डी क्यू, छोटा पीस पर चार्ज उतनी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपको ये बताइए, इस पर चार्ज डी क्यू है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना लेंगे बोलिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका हम निकाले छोटे से पीस के चलते आर के सेंटर पर, तो डिस्टेंस कितना लें, तो रेडियस के बराबर लेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ आर्क के सेंटर पर ही निकाल रहे हैं और रेडियस को यहाँ ए माने थे, इसलिए ए स्क्वायर लिखा जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए लिनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, चार्ज बाई लेंथ। क्या जानते हैं, चार्ज बाई लेंथ। यहाँ लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं। देख लीजिए बाउंड्री लाइन को घेर दिया है ऐसे, डी क्यू बाई डी एल है ये। तो आप खुद सोचिए डी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू डी एल। तो इलेक्ट्रिक, देखिए और एक बात और समझिए, यहाँ पर सिमेट्री के कारण क्या होगा कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर गया, उसका एक कंपोनेंट क्रॉस बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग गया, दूसरा परपेंडिकुलर आया। मान लीजिए इसी तरह से एक सिमेट्रिकल पोजीशन यहाँ लीजिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इधर जाएगा आपका, उसका एक कंपोनेंट बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग होगा, दूसरा परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, तब जाके मजा आएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो समझने का कोशिश कीजिएगा तभी बात समझ में आएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, जो हर बार की तरह इस बार भी ड्यू टू सिमेट्री साइन कंपोनेंट कैंसल आउट, साइन कंपोनेंट कैंसल आउट, साइन कंपोनेंट, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग बाइसेक्टर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along bisector line, along bisector line, along bisector line कितना होगा,
तो वह जो है आपका डी ई कॉस थीटा है। देख लीजिए ध्यान से, अब डी ई कॉस थीटा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड जो होगा ई, वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, डीई का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है वो अब क्या होगा, डीई का वैल्यू लिखिए, तो हुआ है डी क्यू, और डी क्यू बराबर लेमडा गुने डीएल होता है, यानी लेमडा इंटू डीएल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है। इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब देख लीजिए, यहाँ तक समझने में दिक्कत है तब बोलिए, क्योंकि अब मेरा कंसेप्चुअल पॉइंट खत्म हो गया, अब सिर्फ मैथ लगाना है। कहीं कोई पिक्चर में क्लियरनेस में गड़बड़ है तो बताइए, दिख रहा है कि नहीं तब बताइए, कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो भी बताइए, क्वेश्चन एराइज कीजिए, हम सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। सर वहाँ पे जो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है हाँ, सर, तो वहाँ पे दो ही होगा, दो ही थोड़ी होगा, बहुत सारा ना होगा। तब बहुत सारा सारा भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए तो सिर्फ बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। यानी याद कीजिए, रिंग में जब निकाले थे तो रिंग के एक्सिस के लॉन्ग सारा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी हम यस सर। पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल लाइन के पैरेलल होगा। यहाँ जितना भी फील्ड आएगा सारा बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल निकलेगा सेंटर से, बाकी सब कैंसिल समझ हो लीजिए। जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मैच करना चाहिए। यहाँ दो दो वेरिएबल आ गया है, एक थीटा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये कॉस अल्फा वेरिएबल था ना, इसके एलोंग कॉस अल्फा आया था, तो यहाँ पर भी अल्फा होगा। थीटा तो टोटल लाइन माना हुआ था, वो लिखने में थोड़ा गलती हो गया है ना, इसलिए रेड से लिख देते हैं कि दोबारा आप लोग को अच्छा से याद रहे। ये जो है आपका क्या है, अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी क्या है आपका अल्फा है, क्योंकि अल्फा एंगल बनाया हुआ था। देखिए डी ई साइन अल्फा डी कॉस अल्फा वहां लिखा हुआ था, तो यहाँ अल्फा है, इस बात को याद कर लीजिए। एंगल का नेमिंग अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब देखिए, जब यहाँ पर अल्फा भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे इधर रिंग जाएगा तो ये भी वेरिएबल है, और आपका जो है क्या है, आपका डीएल भी वेरिएबल, लेंथ भी वेरिएबल है। तो इसको एक फार्मूला में बदलने के लिए हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उस मैथ का यूज करना पड़ेगा। मैथ में क्या पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए थीटा इक्वल टू होता है, यानी थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। ये बात आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम बोल रहे हैं थीटा, लेकिन यहाँ तो एंगल गिरा था डी अल्फा, इसीलिए अल्फा लिखे हैं। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस फॉर्मूला होता है, ये पढ़े बहुत बार हम ही पढ़ाए हैं, फिर से पढ़ लीजिए। ये एंगल इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखा हुआ है, ये एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर डीएल जो है ए इंटू डी अल्फा है, देख लीजिए ध्यान से, ए इंटू क्या है आपका डी अल्फा है। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो ई बराबर क्या होगा, डी अल्फा लीजिएगा तो लेमडा ए कॉस अल्फा आर इंटू डी अल्फा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए फंक्शन ए हो गया, यहाँ पर ए और ए कट जाएगा, सिर्फ फंक्शन में बचा अल्फा एंगल, तो उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, तो जरा ध्यान से समझ लिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे। देखिए पूरा एंगल यहाँ थीटा गिरा था, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में, थीटा जो है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ आर्क है, और उसको बाइसेक्टर लाइन से डिवाइड कर दिए थे। तो इधर का एंगल जो आया था थीटा बाई 2, तो इधर का भी एंगल टोटल थीटा बाई 2 होगा। तो एक तरफ क्लॉक वाइज एंगल जाएगा, एक तरफ एंटी क्लॉक वाइज एंगल जाएगा, तो एक तरफ एंगल प्लस में लेंगे, एक तरफ एंगल माइनस में लेंगे,
क्योंकि एंगल पता है कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो लिमिट जब लेंगे तो लोअर लिमिट में -θ/2 हो जाएगा, यहाँ पर -θ/2 हो जाएगा और यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। ऐसे लिमिट लेंगे। अब समझ लीजिए बात को ध्यान से। अब सिर्फ सर ये इंटीग्रेशन एंगल वाले बता फिर दे, से बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। फिर से बता देते हैं। देखिए हमने कहा कि आर्क के चलते सेंटर पर टोटल एंगल जो गिरा था वो थीटा था। देखिए लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिए थे, थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क है लिखा हुआ। अब ये बाइसेक्टर लाइन उसको डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में उस आर्क को। तो बाइसेक्टर लाइन के इधर जो एंगल है वो θ/2 होगा, उधर भी तो एंगल θ/2 गिरेगा। तो अगर क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव। अब इंटीग्रेशन है तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाएंगे, तो एक तरफ एंगल नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, इसीलिए लिखे हैं -θ/2 से +θ/2 तक इंटीग्रेशन होगा। डायरेक्ट थीटा तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर लाइन के अलोंग से हम लोग डिवाइड करके क्वेश्चन बनाए। एक्चुअली ये डेरिवेशन का तरीका है, जैसे मैथ में लोग थ्योरम पढ़ते थे उसी तरह से ये डेरिवेशन का तरीका है, जिसको आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा याद भी करना है। और कोई दिक्कत कष्ट? तो देखिए ध्यान से समझ लिए होंगे तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। हम अब यहाँ पर इधर जो लिखावट है उसको सिर्फ मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी से, फास्ट में एकदम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और यहाँ से हम इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे। अब अभी फिगर का काम है इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि इधर का जो लाइन है लैंग्वेज है वो तो आपको पता है कि बात बनाने वाला लैंग्वेज था, है ना। हमको सिर्फ लास्ट लाइन याद रखना है कि आखिर करना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जिसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं उस इंटीग्रेशन के बला को सिर्फ छोड़ के बाकी को मैं तो मिटा दिया हूँ, क्योंकि अब हमको कोई टेंशन नहीं है। अब जरा गौर से समझिएगा बात को, इसी को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो ए से ए तो कट गया था, इंटीग्रेशन के बाहर जो आ जाएगा λ/4πε0 ए आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर बच गया आपका cos अल्फा इंटू डी अल्फा -θ/2 से लेके +θ/2 तक इंटीग्रेशन बच गया। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब बोलिए जल्दी से। साइन। साइन। साइन होता है। साइन। जब साइन होता है तो साइन अल्फा लिखिएगा और -θ/2 से θ/2 होगा। अब जब यहाँ पर लिखिएगा फिर से तो लैम्डा होगा, 4πε0 ए होगा और होगा साइन θ/2 माइनस साइन -θ/2 यहाँ लिखाएगा। अब ब्रैकेट बंद और साइन से माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देता है। ये बात आप लोग को पता ही होगा। जब पता है तो ई बराबर क्या होगा, λ/4πε0 ए आ गया और 2 इंटू साइन θ/2 आपका आ गया फार्मूला में। देखिए यानी कि मेन फार्मूला जो आपको याद करना है, सीधा सीधा कोई पूछेगा तो 2 लैम्डा साइन θ/2 बाई 4πε0 ए। ये जहां डिस्टेंस है रेडियस ऑफ आर्क होगा। कोई पूछेगा आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला याद करके रखना है, इसी से आपका काम बनेगा। और क्वेश्चन नीट वाले तो एकदम याद कर लीजिए, मत छोड़िएगा इसको। इस फार्मूला पर कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस फार्मूला पर कैसे क्वेश्चन पूछता है उसका हम अंदाजा आपको बताते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, हम आपको बताना चाहते हैं केस एक दो, उससे आपको बात समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग निकालिए।
आपको पता है रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पता है ना आप लोग को, पिछले क्लास में ड्राइव किए हैं। सेंटर ऑफ रिंग पर कितना होता है, 0 होता है। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कैसे यहाँ से निकलेगा, तो जरूर निकलेगा। आप बताइए, हम पहले फॉर्म लिख दिए वैल्यू। अब देखिए, अगर आर्क जो है, आर्क किसका पार्ट होता है, रिंग ही का पार्ट ना होता है। आप सोच लीजिए, आर्क क्या होता है, रिंग का ही पार्ट होता है। तो रिंग का कोई पार्ट अगर यदि आर्क है, और आर्क के चलते फॉर्मूला मालूम है, और इसी के चलते मैं अभी फॉर्मूला डेराइव किया था। अगर यहाँ तक ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है सब जगह, अगर सेंटर पर एंगल थीटा गिर रहा है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला हम लिखाए थे, यही फॉर्मूला है। इस आर्क के चलते हम सेंटर पर, देखिए अब पूरा अंडरस्टैंडिंग कीजिए डेरिवेशन के बाद, क्योंकि फार्मूला याद करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि फार्मूला को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ रट लेते हैं। उसी आर्क के चलते सेंटर पर, उस वही आर्क है, वही सर्किल का आर्क है यहाँ पर, मतलब इस आर्क के चलते जो है इलेक्ट्रिक निकाले हैं, तो समझिए यही आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक निकाले हैं। थीटा एंगल है, उसका फॉर्मूला देखिए, जितना एंगल है उसका थीटा बाई 2 लिया जाता है एंगल में। देखिए फॉर्मूला में डेरिवेशन हो क्या आया है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए, अगर रिंग बन गया, तो फॉर रिंग के लिए आपको पता है कि थीटा जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्या मैं गलत लिखा हूं, बोलिए जल्दी से। अगर गलत नहीं लिखे हैं तो बात समझ लीजिए अब, कि यहाँ से जब फार्मूला पुट करेंगे तो आपका काम बन गया 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और साइन 360 डिग्री बाई 2 साइन 180। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा पार्ट को ये 0 कर दिया। यानी कि हम इस केस से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, कि मेरा फॉर्मूला ये वाला सही प्रूफ हुआ है, क्योंकि उधर भी रिंग के सेंटर पर निकाले थे तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रिंग के सेंटर पर, इधर से भी निकाले तो रिंग के सेंटर पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा कि हर हाल में यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए केस सेकेंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग समझते हैं ना, सेमी सर्कुलर रिंग, इसमें जेई मेन भी क्वेश्चन पूछा था 2018 में से। तो सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे बना दीजिए, ऐसे देखिएगा जेई मेन के क्वेश्चन बैंक में ऐसे आपको दिया होगा, ऐसे है ना। यहाँ पर ऐसे दिया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज देकर के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा था। ये पूरे चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कर दिया था इसी तरह से, और पूछ रहा था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। आप बताइए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक फिगर बना करके आपको दे दे कोई एग्जाम में, और रिंग के जैसा रहे, हाफ रिंग रहे, फुल रिंग रहे, 1/4 रिंग रहे, कितना भी रहे, और आपको कह दे उसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो सबसे पहले ये तो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, तो इसके सेंटर पर बाइसेक्टर लाइन कौन होगा। देखिए बाइसेक्टर लाइन ये होगा, ये बात पहले याद कर लीजिए। जब ये बाइसेक्टर लाइन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सिर्फ इधर होगा, ये बात याद कर लीजिए। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके चलते, होल के चलते जो सेंटर पर होगा वो हर हाल में इधर होगा, पहले ये बात समझिए, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग होता है। तो उसमें डायरेक्शन में भी लिखा था, जेई में पूछा तो डायरेक्शन के साथ लिखा था, और नीट पूछा इस क्वेश्चन को सिंपली पूछा। अब सोचिए, इसमें पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हर बार इतना जा करके इंटीग्रेट करके तब बनाइएगा, बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, बात सोच लीजिए। तब यहाँ पर क्या किया जाता है वो सुनिए बात ध्यान से अच्छी तरह से। तब यहाँ पर ये किया जाता है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तब यहाँ पर ये किया जाता है, क्या किया जाता है, कि आप थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे। आपको तो पता है आज सेमी सर्कुलर रिंग के चलते सेंटर पर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दिए सीधा सीधा, आपका बात मान लिया जाएगा। क्या, 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और साइन 180 डिग्री बाई 2। यानी जब इसको काटिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप सोच लीजिए।
ये 90 डिग्री तो बंद हो गया, यानी सीधा सीधा इस केस का फॉर्मूला आ गया 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आपका ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। हम ये भी फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे, उस समय थोड़ा कैलकुलेट करके बताइएगा, लेकिन ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ये रिंग के सेंटर पर आर्क कैसा भी हो, सेमी सर्किल हो, पूरा सर्किल हो, 1/4 सर्किल हो, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 120 डिग्री एंगल बना रहा है, अब की बार पूछेगा कि ऐसा आर्क बना देगा 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तब पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग। बहुत कुछ पूछ सकता है और सबका निदान इस फार्मूला से है। कैसे यूज हो रहा है जो फार्मूला समझ में आ गया यूज करने के लिए, बोलिए आप लोग अब। यस तो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे डेरिवेशन है, टेंशन मत लीजिए। तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद फार्मूला एब्जॉर्ब करते जाइए, सब जगह लिखते जाइए। एक दिन में फार्मूला लिखने का तरीका सिखा दिया हूँ इसके पिछले क्लास में। फार्मूला उसी तरह से कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि यहाँ फार्मूला का खजाना होगा और हर एक फार्मूला एक ही जैसा दिखता है। प्रॉब्लम तो यहाँ ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में रहबे करेगा, लेमडा क्यू रहबे करेगा, फार्मूला याद करने में टेंशन होगा ही, एंगल रहबे करेगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, बस इतना सोच लीजिए। और नहीं समझने का कोशिश कीजिएगा तब तो टेंशन होगा ही हर हाल में। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क, सॉरी आर्क को तो देखिए स्ट्रेट वायर के चलते, स्ट्रेट वायर, क्योंकि देखिए पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ दिया गया था कूलम्ब्स के द्वारा। ऐसा नहीं कहा गया था कि किसी बॉडी के द्वारा। अब हम लोग बॉडी के द्वारा पढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरा कंटिन्यूअस बॉडी जिसको कहते हैं उसके द्वारा पढ़ रहे हैं। तो अब जरा गौर कीजिए कि क्या करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब निकाल रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, वायर चार्ज होगा, ये नहीं कि आप पूरा लिखेंगे स्ट्रेट चार्ज वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। मैंने पहले ही कर दिया है कि हर एक बार जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ वह हर हाल में, जो हम डेरिवेशन जो कर रहे हैं वह हर हाल में मेटल वायर के लिए बता रहे हैं। और मेटल वायर की प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, मेटल वायर की प्रॉपर्टीज, उसका चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हम फील्ड बता रहे हैं। जितना भी वायर लेंगे, जितना भी बॉडी लेंगे, सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता तो हम कब का पहले लिखते हेडिंग में कि नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी के चलते हम ऐसा लिखते, लेकिन नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब सारा यूनिफॉर्म के चलते। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए टेंशन नहीं लीजिए, सिंपल आपका स्टडी करते जाइए। तो देखिए एक स्ट्रेट वायर है, मैं यहाँ से एक स्ट्रेट वायर बना रहा हूँ, है ना। ये स्ट्रेट वायर जो फुल्ली चार्ज है, मतलब इस पर पूरा सभी जगह यूनिफॉर्म रूप में चार्ज भरा हुआ है, चार्ज की कमी नहीं है, बस इतना ही सोच लीजिए। अब ये पूरे पर चार्ज है और इससे थोड़ा दूर पर कहीं पर हम निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बीच एकदम इस वायर की तरह उसके एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी निकाल सकते हैं, इसलिए जानबूझ के देखिए हम इधर छोटा बना रहे हैं, लेकिन हाँ ये लाइन जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना के होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव होगा। और इसमें तो जो हम निकाल रहे हैं तब मानते हैं कि इस वायर ऑफ पीस को देखिए, सबसे पहले तो यही लिखिएगा छोटा छोटा बात, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वायर के चलते भी निकाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वायर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, डी है परपेंडिकुलर पोजीशन फ्रॉम वायर वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डी के टर्म में निकालें कि एक्स के टर्म में निकालें, किसके टर्म में निकालें आप याद कीजिए। यहाँ पर सभी जगह फॉर्मूला डी के टर्म में दिया रहता था। डी लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर,
perpendicular distance from wire मतलब वायर के चलते, रॉड के चलते जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां पर हम इलेक्ट्रिक निकालना चाहते हैं। फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी डिवाइड द वायर इनटू देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा पॉइंट लिखे हैं, इस वायर को लिखें फर्स्ट वी डिवाइड द वायर इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, वन सच पीस ऑफ लेंथ dl टेकन एट डिस्टेंस l फ्रॉम पॉइंट o। तो पॉइंट o आपका यहाँ पर है ना, यहाँ से dl l डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा पीस कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ dl है। बोर्ड पर नजर डालिएगा समझ आएगा, इसका लेंथ जो है आपका dl है, यही लेंथ ऑफ dl कंसीडर किए हैं जिसको मैं रेड से भी दिखा रहा हूँ, dl पीस ऑफ वायर को कंसीडर किए हैं। और यह जो है आपका यहाँ से l दूरी पर है, कितना दूरी पर है ये, l दूरी पर है पॉइंट o से, यही बात यहाँ लिखे हैं। अब इसके चलते हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसके चलते हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां निकालना रहेगा वहां पर आपका लाइन ऐसे जाएगा सीधा, क्योंकि याद कीजिए यही पॉइंट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक D है, जो D डिस्टेंस लिए थे यही पॉइंट आपका क्या है, D है, यही D डिस्टेंस है आपका, ये वाला पॉइंट का दूरी D डिस्टेंस है वायर से। अब जरा गौर से देखिए, ये जो है लाइन, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये एक्सिस के जैसा बिहेव करेगा। आप जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डीएल पीस का जो लेंथ है इसके चलते यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डीई होगा और वेक्टर के टर्म में होगा, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब आपको पता है कि यदि ये एल है और ये थीटा है तो आपको पता है कि यह वाला जो लाइन होगा ये जो हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब 2 पॉइंट यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें से आगे बढ़ाना है, एल डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और देखिए 2 पॉइंट और यहाँ बनाना है। 2 पॉइंट ये बनाना है कि इस यहाँ से इस वायर के एंड से इस पॉइंट पर जो एंगल गिरा उसका नाम θ1 मानना है और इधर से जो लाइन गिरा ऐसे एंगल यहाँ पर जो आएगा वायर के एंड से इस पॉइंट पर जो एंगल आएगा डी पॉइंट पर, ये एंगल जो आएगा उसको θ2 मान लेना है। क्या मान लेना है, θ2। क्या मान लेते हैं, θ2 एंगल है ये वाला लाइन, यानी अलग अलग एंगल, इधर θ1 उधर θ2, ये एंगल θ1 तो उधर से θ2 एंगल है, समझ लिए बात को। और अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल पीस dl स्मॉल पीस de बराबर जो होगा वो फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो होगा लेमडा इंटू dl। लेमडा इंटू dl क्यों हुआ, क्योंकि आपका चार्ज का वैल्यू हुआ इस पर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जिस पॉइंट के चलते निकालने हैं, जहां पर निकालना है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो ये है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट जो है आपका गायब हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए, ये हो गया। फिर से आइए सिमेट्रिकल पॉइंट पर, जब सिमेट्री को फिर से समझने लगेगा तब फिर से हर बार तो एक ही कहानी कह रहे हैं, नहीं, इसका 2 पार्ट होगा। एक्सिस के लॉन्ग जो जाएगा वो डीई कॉस थीटा जाएगा, इधर जो आएगा वो डीई साइन थीटा जाएगा।
अब फिर से लिखते डायरेक्ट बिना समझाए हुए कि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जितना पोजीशन पर इधर लिए हैं इधर उतना ही पोजीशन पर इधर लीजिएगा, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, थीटा होगा वही पोजीशन पर, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, तो दोनों साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। आए बस समझ में, दोनों का साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाहते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात समझते हैं अच्छी तरह से कि क्या हो सकता है। देखिए तब तो यहाँ लिख सकते हैं फिर से वही बात, हर बार वही बात है, ड्यू टू सिमेट्री साइन कंपोनेंट इज कैंसल्ड आउट। क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलोंग एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एलोंग एक्सिस, किधर, एलोंग एक्सिस की बात कीजिए तो वो DEX लिख लीजिए, एक्सिस x माने है तो, और वो होगा DE cos थीटा होगा। बात समझ लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, DEX की बात अगर करते हैं तो लेमडा इंटू DL होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा इंटू कॉस थीटा होगा। फिर से यहाँ दो तरह का वेरिएबल है, एक एंगल वाला वेरिएबल है और LDL वाला वेरिएबल है। जब जब ऐसा है तो थोड़ा मैथ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ता है। इस बात को समझ लीजिए और सुन लीजिए अच्छी तरह से। जब मैथ लगाना पड़ता है तब पे हम मैथमेटिक्स सब पहले यूज करेंगे, है ना, तभी आपका काम बनेगा। हमको फंक्शन बदलना है तो मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोग चलेंगे पहले। नाउ अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए ये O है, इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और इस पॉइंट का नाम अपने मन से A मान लेते हैं कोई। तो आते हैं इन ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, यहाँ पर आपको अब लर्न करने वाली स्थिति है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। tan थीटा वाला क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी L बाई D लिखिएगा। परपेंडिकुलर बाई बेस यानी L बाई D लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, हम फिर से बोल दिए हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस L बाई D लिखिएगा। तो L बराबर जो हो जाएगा आपका, दैट इज L बराबर होगा D tan थीटा। तो अब आइए इसी ट्रायंगल में फिर आइएगा, तो AP जो है यानी D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो है, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं D स्क्वायर प्लस, अब L के बदले देखिए वैल्यू लिखिए, L यहाँ है तो इसको इधर D गुना हो जाएगा, D tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ लीजिए। तो D स्क्वायर और L स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, D स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। समझ लीजिए बात को, tan स्क्वायर क्या होगा, थीटा बच जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी D स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आए बात समझ में, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। D स्क्वायर L स्क्वायर जो है आपका tan थीटा, ये आपका देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब इसके बाद की बात करते हैं और क्या करते हैं वो समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तक से तो आप समझ गए होंगे कि अभी कुछ नहीं हुआ है।
तो स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, क्योंकि ये लिखावट जो है लैंग्वेज वाला वो मिटेगा, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इन सभी डेरिवेशन को समझना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, प्रोसेस भी जानना पड़ेगा। क्या ये डेरिवेशन जानने से क्या होगा सर, आपको क्वेश्चन नया नया आएगा ना, उसमें दिमाग लगाने में हेल्प करेगा आपको। केवल फार्मूला याद करके क्वेश्चन बनाइएगा फिजिक्स में तो बहुत कुछ संभव नहीं है। यहाँ डेरिवेशन याद करने से बहुत कुछ बातें समझ में आती है कि आखिर हम लोग, आप देखिए कोई नया चीज देखिए, आप लोग तो आप ध्यान समझिए, हम एक कॉमन पॉइंट सामने आ रहा है कि पॉइंट चार्ज में बदलना है। लाइन वायर है, लाइन के जैसा अगर कोई वायर है तो उसको बदलना है हर हाल में, कैसा, पॉइंट चार्ज में बदलना है एट एनी कंडीशन। बस इतना ही सोच लीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता है। लाइन अगर कोई वायर है, स्ट्रेट हो कर्व हो, जैसा वायर है तो उसको छोटे छोटे पीस में बदलते हैं, एक पीस का इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। टेक्निक सेम है, लेकिन सब में आपका देखिए फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, टेक्निक्स लेकिन सब में क्या है आपका सेम है, तरीका क्या है सेम है। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। तो अब आगे आते हैं वहां से, आप लिखते हैं यहाँ से डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। गौरव बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, लगता सो गए हैं, जल्दी बोलिए। यस सर। अब ये सब सोए में बोलिए फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर। मैथ का सुनो कैसे भूलिएगा, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। ओ यस, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, तो डी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यानी कि डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर आ गया डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब वहां फॉर्मूला बदल रहे हैं, क्योंकि इसको अब सेक स्क्वायर थीटा हम लेके चले गए हैं, देख लीजिए, है ना। मतलब वहां इस फार्मूला में एक वेरिएबल लाने के लिए मैथ लगा रहे हैं, बस एक समझ लीजिए, एक वेरिएबल में पहुंचाने के लिए मैथ लगा रहे हैं। डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ऑल्सो एल इक्वल टू जो था डी टेन थीटा था, याद कर लीजिए। एल इक्वल टू क्या आया था, डी टेन थीटा, देख लिए तिरछा गुना करके आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि दोनों ही फंक्शन, इधर फंक्शन एल है, इधर फंक्शन थीटा है, तो इधर डीएल बाई डीएल से ऊपर नीचे गुना भाग कीजिएगा, इधर डी थीटा बाई डी थीटा से कीजिएगा ऊपर नीचे, तो इधर डीएल बाई डीएल से कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन एल का डीएल हो जाएगा, और डी थीटा बाई ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो डी तो रहेगा, ये कांस्टेंट है, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब देखिए डी ई एक्स का वैल्यू मैं यहाँ बड़े आराम से अब लिख सकता हूँ, देख लीजिए कैसे। इसे लिख सकता हूँ कि लेमडा है और डीएल है, देखिए लेमडा है और डीएल है, तो लेमडा है और डीएल, डीएल का वैल्यू देखिए अभी निकाले, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और लेमडा डीएल कॉस थीटा है, इंटू कॉस थीटा ऊपर हो गया इतना बड़ा, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, देख लीजिए वहां पर, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा गायब, एक डी से एक डी गायब, यानी आप समझ लीजिए कि क्या बच गया आपका डी ई जो बच गया आपका, वो कितना बच गया आप समझ लीजिए अब अच्छी तरह से। आपको बच गया सिर्फ आपका लेमडा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी बच गया, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि अब डी ई एक्स का जो वैल्यू आया वो देख लीजिए कितना बच गया, बहुत छोटा बच गया है, लेमडा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। अब वेरिएबल सिर्फ थीटा है, एंगल है, देख लीजिए ये मैथ जो है बहुत तगड़ा मैथ लग गया है, देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए बातों को, कोई कष्ट है तो हमको बतला दीजिए, बिल्कुल आसान है।
टेंशन मत लीजिए। कुछ पूछना है बोलिए जल्दी से। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर उधर नहीं पूछना है तो अब सिर्फ मेरे के पास इंटीग्रेशन करना बच गया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मतलब टोटल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, ई एक्स जो होगा वो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन होगा डी ई एक्स का। अब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या इंटीग्रेशन कीजिएगा भाई, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया cos थीटा इंटू डी थीटा। देख लीजिए ध्यान से, और एंगल का लिमिट लीजिए। अब तो देखिए ध्यान समझिए, इस बाइसेक्टर लाइन को भी मिटाए नहीं थे, इसीलिए एक तरफ एंगल बना रहा है θ1 और दूसरी तरफ एंगल बना रहा है θ2। तब फिर से लोअर लिमिट से अपर लिमिट चलते हैं और यहाँ पर लिखेंगे -θ1 से लेकर के +θ2 तक जाएगा लिमिट। अब कॉस का इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो साइन होता है, ये बात आपको ही पता है और हमको भी पता है। अब यहाँ पर होगा साइन थीटा होगा कॉस का इंटीग्रेशन -θ1 से लेके +θ2 तक होगा। एक्स जब लिखिएगा अब आगे तब क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बाई डी होगा साइन θ2 माइनस साइन थीटा माइनस θ1 होगा। आपको माइनस साइन बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, तो ई एक्स जो होगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बाई डी हो जाएगा, और ऊपर में ही बचेगा साइन थीटा। अब प्लस जब हो ही गया तो पहले लिखे या बाद में लिखे बात बराबर है। ये आपका फॉर्मूला आया, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रेंज एट द स्ट्रेट वायर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद केस भी चलेगा, देख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर से अब हम तो मिटाएंगे। ये फार्मूला का डेरिवेशन समाप्त हुआ। जानते हैं एक बार सीबीएसई बोर्ड पूछ दिया था डेरिवेशन फिजिक्स के एग्जाम में 5 नंबर में। सीबीएसई बोर्ड पीछे नहीं रहता है, इस सब काम करने में बहुत टेंशन देता है। ध्यान से समझ लीजिए डेरिवेशन कैसे आया है। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और मजा आएगा। फार्मूला पूछेगा इसका डायरेक्ट, क्या कीजिएगा सोच लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को। जितना पढ़ा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, बस इतना याद कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब इस फार्मूला का पहुंच कहाँ तक है उस पहुंच की बात करते हैं। कहाँ तक आपको पहुंचा सकता है, कितने तरह के इंटेंसिटी, कितने तरह के इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकता है, डिराइव कर सकता है, उसकी बात हम करेंगे। यानी कि आपका फार्मूला डेरिवेशन हो गया, उस फार्मूला डेरिवेशन का कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा, यानी केस इसका पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला हम आसान देखिए, इसी फार्मूला को कोई कोई बुक में cos θ2 माइनस cos θ1 में दिया रहता है, लेकिन मैं पहले ही कह दिया हूँ सारा फार्मूला प्लस में डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो आपको कंफ्यूजन नहीं हो याद करने में, है ना। और दोनों ही फार्मूला सही है, दोनों ही फार्मूला सही होता है, लेकिन एंगल आप जरा ध्यान से देखिएगा कहाँ से लेना है, उसी चीज को आप समझाने जा रहे हैं। फार्मूला तो बड़ा आसान था, याद हो गया होगा, लेमडा बाई डी। अब 4 पाई तो नीचे रहेगा ही, और साइन θ1 प्लस साइन θ2, फार्मूला याद हो गया। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूला का कंसेप्ट पहुंचिए। यानी इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी वायर हो, कैसा भी वायर हो, अगर वो चार्ज है तो कहीं भी इस वायर के चलते कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, मान लीजिए हमको कोई कहते यहाँ निकालना है, हमको कोई कहते यहाँ निकालना है, तो हमको रिक्वायरमेंट होगा कि ये दूरी हमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये दूरी दिया हुआ रहेगा, हमको ये पता होना चाहिए कि इसके एक एंड से इसके इस पॉइंट पर और दूसरे एंड से इस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है। तो अगर ये θ1 एंगल बन रहा है, अगर ये θ2 एंगल बन रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज रहे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बहुत सिंपल आ गया, लेमडा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट d और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फार्मूला आ गया। बस समझ लीजिए आप। कहने का मतलब एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसके चलते किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला बहुत सिंपल है। अब यही फार्मूला डिराइव किए थे। अब केस फर्स्ट में चलते हैं। फॉर लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर रहेगा या इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, दोनों एक ही है, यानी वायर टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों तरफ से, या फॉर लॉन्ग वायर का मतलब एक ही है। लॉन्ग वायर का मतलब ये हो गया कि लेंथ ऑफ वायर जो है, यह लेंथ ऑफ जो वायर है, यह लेंथ ऑफ वायर जो है वो मच मच ग्रेटर होगा ये डिस्टेंस से। अब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर थोड़ी आपको मार्केट में मिलने वाला है, तो फिर इसमें इन्फिनिटी का मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर यह वायर 1 मीटर लंबा है, यदि यह वायर 1 मीटर लंबा है और आपको यहाँ से 1 मिलीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो 1 मीटर लंबा वायर जो है 1 मिलीमीटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा बहुत लंबा नहीं हो गया, 1000 गुना बड़ा हो गया। इसका मतलब इसको इन्फिनिटी लॉन्ग वायर कहेंगे। कंडीशन अप्लाइड, इन्फिनिटी मतलब सिर्फ इन्फिनिटी नहीं। बात समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ लेते हैं। हम पहले ही बोले हैं, क्या बोले हैं आप सोच लीजिए सिंपली, कि लॉन्ग वायर का मतलब लॉन्ग वायर इन्फिनिटी लॉन्ग नहीं होगा। हम अभी ना बोले कि अगर 1 मीटर लंबा वायर के चलते 1 मिलीमीटर की दूरी पर निकाल रहे हैं तो भी इन्फिनिटी लॉन्ग माना जाता है। इवन तो हम जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो दूसरी की बात छोड़ दीजिए, मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो 1 मीटर लंबा वायर है, उसके सामने 5 सेंटीमीटर भी लंबा है, तब 20 गुना बड़ा हो गया। हम उसमें भी फार्मूला लगा देते हैं, आंसर सही आता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि आपको क्या करना है। 1 मीटर लंबा भी वायर है और उसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है ना, तो भी हम समझ आते हैं उसको इन्फिनिटी लॉन्ग। इन्फिनिटी लॉन्ग हो गया तो मजा आ जाएगा। देखिए क्या मजा आएगा, अभी दिखाते हैं। मजा कैसे आएगा वो समझिए। आप खुद सोचिए, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो आप बताइए, जैसे जैसे वायर लंबा होगा ये थीटा 2 बढ़ेगा कि घटेगा? बोलिए जल्दी से आप लोग। ये वायर का हाइट बढ़ाते चले जाइए आप, तो थीटा बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? थीटा 2 बढ़ेगा सर। बोलिए। बढ़ेगा, वेरी गुड। तो अगर इधर लंबा कीजिए तो थीटा 1 भी बढ़ेगा। तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाएगा लॉन्ग वायर में। और लगभग मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम लंबाई इसकी कितनी हो सकती है एंगल का? 90 डिग्री, क्योंकि 90 इन्फिनिटी लॉन्ग वायर डिग्री। पर, हाँ 90 डिग्री। आप याद कीजिए, अगर दो वायर इन्फिनिटी पर मिलता है इसका मतलब दोनों पैरेलल जा रहा होगा, तभी इन्फिनिटी पर मिलेगा। हाँ, दोनों यस सर। पैरेलल जा रहा होगा तो एंगल दोनों यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब यह 90 उसमें पुट कर दीजिए तो मजा आ गया। देख लीजिए क्या मजा आया। 90 साइन 90 पुट कीजिएगा ना, लेमडा साइन 90 साइन 90 बाई 4 पाई आप साइन नॉट ए आ गया। तो ई बराबर हो गया 2 लेमडा बाई 4 पाई आप साइन नॉट, सॉरी डी है तो यहाँ डी लीजिए, डिस्टेंस डी फार्मूला में है तो यहाँ डी हो। ये फार्मूला लगता है अभी डेराइव हुआ था, किस केस में आया था ये फार्मूला, याद आया आप लोग को? बोलिए जल्दी से। ये फार्मूला भी डेराइव हुआ था, किस केस में आया था? हाफ रिंग के सेंटर पर 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए वहां रेडियस था क्योंकि डिस्टेंस वही था। और यहाँ पर क्या है जो समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। फार्मूला देखिए, वहां डिस्टेंस था यहाँ था, तो लॉन्ग वायर के चलते फार्मूला देखिए कितना अच्छा हो गया। आप बताइए, आपको कोई कह दे 1 मीटर लंबा वायर है, उसके 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कि क्या होगा। और लीनियर चार्ज सिर्फ दे दे तो आप तो सोचते रह जाइए एग्जाम में बैठ के। नहीं, कहेगा 1 मीटर लंबा वायर है, उसका लेमडा का वैल्यू दिया है 10⁻⁶ कूलम पर मीटर।
वो डाटा दे दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पहले से पता है कि 9 × 10⁻9 होता है, और डिस्टेंस दिया कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो आप सोचिए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जरा गौर कीजिए, कुछ नहीं करना है। 1 मीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ऐसे भी स्ट्रेट वायर के चलते कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और क्वेश्चन में एंगल उंगल का बात ना करे, 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो हर हाल में उसको लॉन्ग इनफाइनाइट वायर ही मान लेना है और क्वेश्चन में फार्मूला लगा देना है। ये मेन फार्मूला है, उससे ये फार्मूला आया। आप जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। केस सेकंड में आ जाइए। जब केस सेकंड में आ जाइएगा तो और मजा आ जाएगा। फॉर हाफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर हाफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, देखिए फिगर से मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। हाफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब जानते क्या है? ऐसे वायर बना रहे हैं इधर से, ये पूरा चार्ज वायर है, पॉजिटिवली पूरा फुल्ली चार्ज है, एकदम फुल्ली चार्ज, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक एंड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक एंड है जो इन्फिनिटी पर चला गया, देख लीजिए कैसे हम बता रहे हैं क्वेश्चन। ये एंड जो है इन्फिनिटी की ओर चला गया, इन्फिनिटी की ओर, मतलब लॉन्ग वायर हो गया फिर ये भी। और एक तरफ तक, एक तरफ जो एंगल बनता था यहाँ से, देखिए यही एंगल ना बनेगा यहाँ से ऐसे, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ये बात पता चल गई। लेकिन इधर वाला जो एंगल है वो तो 0 डिग्री हो जाएगा एगो, क्योंकि इधर तो वायर है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब यहाँ देखिए, नीचे वाला वायर अगर मिटा दिया तो थीटा घटते घटते 0 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो यानी कि हाफ इनफिनिटी लॉन्ग वायर रहेगा, तब फॉर्मूला क्या लीजिएगा? एक जगह लिखिएगा sin 90, एक जगह लिखिएगा sin 0, तो sin 0 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा। तो यानी फॉर्मूला जो आ जाएगा आपका, सीधा सीधा आ जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन और d हो जाएगा। तो देखिए, अब दिमाग में सेट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी मजा आएगा। दोनों तरफ से इन्फिनिटी लॉन्ग गया था, दोनों तरफ से इन्फिनिटी लॉन्ग गया था, तब क्या हुआ है? दोनों तरफ से इन्फिनिटी लॉन्ग गया था तो ऊपर 2 आया है, और एक तरफ से, एक ही तरफ इन्फिनिटी लेंगे, एक तरफ वायर ही नहीं है तो 1 आया है। मतलब दोनों तरफ से इन्फिनिटी लॉन्ग होगा वायर तो दुगना इंटेंसिटी आया है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। केस खत्म होने वाला नहीं है, देखिए इसका पहुंच कहाँ तक है उसको सोचिएगा। केस थर्ड में आते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा वायर आ जाए, मैं अब वायर को ऐसे बना रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पहले इधर से बनाए वायर, अब की बार इधर से बना दे रहे हैं वायर, है ना, अब की बार सुता के बता रहे हैं वायर। ये आपका इस तरह से है, ऐसे है कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। एक तरफ से वायर जो है ना इन्फिनिटी लॉन्ग चला गया, इन्फिनिटी की ओर चला गया, लेकिन हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर, ये डी डिस्टेंस पर निकालना है यहाँ पर। तो इधर से जो एंगल बनेगा वो थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, जिधर से इन्फिनिटी की ओर भागा है। आज इधर से इन्फिनिटी की ओर नहीं भागा है वो तो थीटा का थीटा ही रह जाएगा, थीटा का क्या रह जाएगा? थीटा की ही रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो लिखिएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और एक लिखेगा sin 90 और एक लिखेगा sin थीटा। तो नेट जो फॉर्मूला आ गया आपको समझदार है, समझ गए होंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d आ गया, और आ गया 1 + sin थीटा हो गया, क्योंकि अब तो फॉर्मूला से बाहर नहीं निकलेगा, ये बात समझ सकते हैं। यानी हाफ इन्फिनिटी से थोड़ा सा इधर है तब की बात कर रहे हैं। बात समझ लीजिए इसी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो फार्मूला पर ध्यान दीजिए, फार्मूला को कैसे, देखिए एक फार्मूला से सारा फार्मूला बन रहा है, कंसेप्ट को पकड़िए, मजा आ जाएगा एकदम। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, अब केस 4 में मैं चलता हूँ, केस की कमी नहीं है। अब मैं क्या चलता हूँ, एक तरफ से वायर जो है इन्फिनिटी लॉन्ग गया है, एक तरफ से वायर क्या गया? इन्फिनिटी लॉन्ग गया है, इधर की ओर इन्फिनिटी की ओर चला गया है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ निकालना था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालना है, इस पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ से वायर जो है, यहाँ से एंगल बनेगा, इसके लिए पूरा जो एंगल बनेगा, उसके लिए जो पूरा एंगल बनेगा ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वायर इतना दूर नहीं है कटा हुआ, मतलब कि यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लाइन जो था थोड़ा आगे तक था, अभी थोड़ा पीछे छूट गया, मतलब इधर वाला तो है ही नहीं,
तो एक बार इधर से ऐसे बना दिए यहाँ पर एंगल, ये एंगल जो होगा आपका थीटा हो जाएगा। इधर तो एंगल है ही नहीं, तो इस फार्मूला में इधर एंगल नहीं है। तो देखिए मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग को अगर समझ में नहीं आए तो हमको बोल दिए, बिना समझे लिखते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों को समझ में नहीं आता है। 1 माइनस साइन थीटा लिख दिए हैं। अगर किन्हीं को अपोज हो तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। किन्हीं को कुछ कहना है तो अपोज करिए कि फार्मूला सर कैसे आया, कहाँ चला गया, क्यों लिख दिए, समथिंग समथिंग, कुछ तो बोलिए। नहीं समझ में आया सर। क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। 1 माइनस साइन थीटा। हाँ नहीं समझ में आया, मैथ का दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हम तो कुछ किए ही नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से, ये थीटा 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 इस तरह से है। अब जरा गौर कीजिए, अगर यहाँ से आप ही बोलिएगा गौरव, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक वायर रहता, तब आप फार्मूला कौन लेते हैं? वो वाला सर, उसके ऊपर वाला। ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला। हाँ हाँ सॉरी, ये वाला। 90 डिग्री हो जाता। यस सर। इससे थोड़ा सा आगे हो गया तब ये वाला फार्मूला आ गया हम्म। प्लस में। ऐसे थोड़ा पीछे हो जाएगा तो उतना घटा देंगे, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे वायर आगे था तो उसका थीटा प्लस में आया, देख लिए। और पीछे रह गया जितना थीटा तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि उतना दूर का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का इफेक्ट आपको पता है कि ये होगा, अब इतना दूर का भी इफेक्ट कुछ तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर, लेकिन वो यस। पोर्शन हट गया तो उसको माइनस कर देना है, पोर्शन बढ़ गया तो प्लस कर देना है। फार्मूला पर ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। आगे बढ़े, देखिए यस। केस 5 में आते हैं। जब केस 5 में आते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। केस 5 में अब की बार जो है ना, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, अब की बार सिंपली छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। एक वायर है, ज्यादा लंबा है ना चौड़ा है, सर्टेन कुछ वायर होगा, उसकी लंबाई है ना, बस ऐसे है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी दूरी है, और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? दो इक्वल पार्ट में। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। अगर बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आपको पता है कि ये दूरी डी है, आपको पता है कि ये दूरी डी है, यही दूरी डिस्टेंस डी है आपका, है ना। और टोटल लेंथ ऑफ वायर एल था, तो इधर से लंबाई होगा L/2, इधर से भी लंबाई होगा L/2। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? बोलिए जल्दी से, अब नहीं बोल रहे हैं। यस सर। आ गया ना? तो यहाँ पर आप बताइए, ये L/2 है, ये LD है, तो ये वाला जो होगा डिस्टेंस जो होगा वो D² होगा प्लस L/2 का होल स्क्वायर होगा। ये बात भी समझ में आ गया होगा। और जब थोड़ा एलसीएम उलसीएम ले लीजिएगा तब क्या लिखिएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये 4D² प्लस L² आप डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हम इसी को अति एलसीएम लेके कर लिए डिवाइड, देख लिए ध्यान से। ये दूरी पता था, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो जरा ध्यान से समझिए कि क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गया D² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, L²/4 हो जाएगा, तो ये सब 4 हो गया। 4 का नीचे जो बटा उसको √2 से बाहर निकाल दीजिएगा, यानी रूट से बाहर निकालिए तो 2 हो जाएगा। कैसे ये सब कर क्यों रहे लंथन, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। मैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे थे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर था L/2 और हाइपोटेनस था अंडर रूट 4D² प्लस L²/2। तो ये 2 से 2 चला गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमको निकालना था। कैसा साइन थीटा का फॉर्मूला आपको निकालना ही क्यों था? तो देखिए ना यहाँ, क्योंकि फॉर्मूला था λ/4πε0D और साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्या कोई आप लोग को परेशानी है? एक कोई वायर है लंबा, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है,
तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालिए। लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर दे देगा, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछेगा, ऐसा कुछ आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो फार्मूला लगाइएगा लैम्डा बाई 4π/d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लगाइएगा। अब साइन थीटा 1 प्लस साइन, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो वही साइन थीटा निकालने के लिए इतना मैथ लगाए। और अब वहां पर देखिए आ गया था 2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि फार्मूला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा तो ई बराबर जो होगा आपका 2 हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई अब साइन नॉट और डी हो जाएगा और साइन थीटा बच जाएगा। अब ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये फार्मूला हो जाएगा। अगर आपको सिंपल कर दे किसी भी वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फार्मूला क्या होगा, कोई भी वायर है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फार्मूला होगा E इक्वल टू 2 लेमडा साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, पुट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन मैं तो पुट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहाँ तक लिमिट पहुंचेगा वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और डी होगा। साइन थीटा का वैल्यू आ गया था L बाई अंडर रूट आ गया है 4d² 4d² और प्लस L² आ गया है, 4d² प्लस L² आ गया है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, 4d² प्लस L² आ गया, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझे इस फार्मूला का पहुंच। अभी बहुत पहुंच कम बताएं फार्मूला का, अभी बहुत सारा पहुंच है। देखिए ध्यान से सर वहाँ समझिए इसका। मेन फॉर्मूला में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस है, तो यहाँ पे फिर माइनस घटा के कैसे लिखेंगे? अब वायर गौरव क्या पूछते हैं, गौरव पूछिए क्या बोल रहे थे। सर वहाँ मेन फॉर्मूला में प्लस था ना। तो सिंपल सा दिमाग लगाइए ना, वायर छोटा कर दिया तो उसका इफेक्ट घटेगा कि बढ़ेगा इंटेंसिटी का, घटेगा सर। तो सर तो इसीलिए डायरेक्ट माइनस वहाँ किए पे हैं। माइनस हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, और वहां पर देखिए डायरेक्ट प्लस हो गया था, वो तो सर प्लस उसमें है ही। है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा के काम निकाल लेना है। हम बहुत बता दिए आप लोग को, अब आप लोग से पूछते हैं, बहुत मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बने तो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फटाक से देते हैं। स्टेट वायर का केवल हम ही से पढ़ते जा रहे हैं आज, है ना, अपना दिमाग भी लगाइए। देखिए यहाँ पर जो है ना, जल्दी से आंसर बताइएगा फास्ट में, एकदम फास्ट में आंसर बताना है, समझ लीजिए। गुना भाग कलम कॉपी लेकर तैयार रहिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बस समझ लीजिए, है ना। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस पोर्शन पर, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस पोर्शन पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस पोर्शन पर चार्ज जो है ना 5 माइक्रोकूलम डाल दिए हैं, और साइड जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है, तो ये पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर दिखाना है। जल्दी से बनाइए, देखते हैं कि कितना जल्दी आप लोग का आंसर आता है, वो भी सोच के लेते हैं। बस सर कैलकुलेशन कर रहे हैं। बन गया सर। देखिए हम भी बना रहे हैं, मिला लीजिए, है ना। बहुत लोग तो बहुत स्लो प्रोसेस में रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। यही मेन फार्मूला होता था, इसी फार्मूला से बनेगा क्वेश्चन ये।
तो सबसे पहले इसका साइड दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर और चार्ज, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाल दिए क्योंकि लैम्डा का हमको इसको यूज आएगा। देखिए आप बताइएगा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिस्टेंस लेना होता है तभी एंगल लगता सर है। रूट 3/2 है। और ये θ1 होगा, ये θ2 होगा। तो यहाँ पर θ1 और θ2 जो होगा 30 डिग्री होगा, ये बात पहले पता चल जाना चाहिए। नहीं, और ये जो डिस्टेंस d होगा वह डिस्टेंस होगा √3a/2 होता है, और यस a सर। का वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 इंटू √3/2 मीटर हो जाएगा। अब फार्मूला में कुछ बचा कहाँ है, 9 गुने 10⁻9 लिख देना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 इंटू 10⁻, जो है देखिए यहाँ पर जो है 5 था ये, और माइक्रो यानी कि 10⁻⁻7 है, और आपका 9 ये आ गया आपका, और 2 इंटू साइन थीटा था, और डिस्टेंस जो था आपका √3a/2 यानी 0.1 √3 और 2 ऊपर चला गया। फिर आपका साइन थीटा 2 बार आया है, इसलिए 2 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हाफ होता है, आप समझ सकते हैं, यहाँ से बात कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए यही सब क्वेश्चन आपका जेईई मेन ये सब में आता है, मतलब कि समझ सर हम लीजिए लास्ट आप वाला केस का फॉर्मूला लगा दिए थे क्या फॉर्मूला लगा दिए थे। सर। 2λL/4πε0d√4d² + L²। वो भी बस सही है, वहां से भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फार्मूला याद करना जरूरी है कि नहीं, ये सोचिए। फार्मूला अभी क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन तो इसका बहुत सारा होगा, मतलब आप सोच नहीं रहे कि लिमिट नहीं है, कैसा भी जा सकता है। आप बताइए कि एक बार पूछ दिया रेगुलर हेक्सागोन के सेंटर पर, ऐसे रेगुलर हेक्सागोन बना करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा कहीं पे 3 बार के चलते, 4 के चलते। नीट भी पूछा हुआ है, सब एग्जाम में पूछा है सब क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, और वो सब फार्मूला डेरिवेशन नहीं याद करके जाएंगे, समझ के नहीं जाएंगे, तो एग्जाम में काम कैसे बनेगा, है ना। तो और भी डेरिवेशन है, उसको अब देखते हैं आगे, है ना। देखिए टेंशन मत लीजिए, है ना, सिलेबस भी समाप्त होगा, सब कुछ समाप्त होगा, बशर्ते कि पर डे फार्मूला याद करते हैं। अब फार्मूला का खजाना हो गया ना प्रियांशी, अब देख लीजिए अगला दिन पूछेंगे ना, मत कहिए सर इधर से उधर, एक एक फार्मूला पूछेंगे, है ना। सर वो अभी आज याद किए तो फार्मूला, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूला है। फार्मूला इसमें बहुत ज्यादा, हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट 12th में अगर संभाल लिए ना तो सारा चैप्टर संभाल लीजिएगा। यही चैप्टर में तो कष्ट है, इसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा अपने से। आप लोग को तो फायदा है, यूट्यूब पर वीडियो है, 4 बार देखना, देख लीजिए टाइम निकाल निकाल के, है ना। देखिए ऑफलाइन का भी कुछ फायदा है, ऑनलाइन का भी कुछ फायदा है, नहीं टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। देखिए अब लिख रहे हैं नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो के लिए नहीं है, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब समझे, जो बोर्ड पर नजर दीजिए, देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए बात समझ लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के चलते जो पूछेंगे डायरेक्ट बताइएगा। केस फर्स्ट में है इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर है। देखिए एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है,
नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में यही अंतर है। कंडक्टिंग अगर रहता मेटल का रहता तो चार्ज जहां रखते सब सरफेस पर आ जाता। नॉन कंडक्टिंग में जहां रखिएगा वहीं रख जाएगा। ये स्फीयर है, रिंग और डिस्क, इसको समझने की भूल मत कीजिएगा। स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है सब जगह, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज है। बस इतना ही सोच लीजिए क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। और इसका रेडियस है जो आर है, रेडियस क्या है, आर है, यानी आर है जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्फीयर है। और क्यू जो है कैपिटल क्यू से दिए हैं, चलिए स्मॉल ही क्यू से देते हैं। क्यू जो है चार्ज ऑन स्फीयर है या इन स्फीयर जो लिखिए, है ना। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉइंट पर, कहीं भी हमको यहाँ भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हमको जहां निकालना है वहां से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे और मान लेते हैं कि हमको आर दूरी पर निकालना है, इस पॉइंट पी पर निकालना है जो ओ पॉइंट से आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी लिए हैं। तो देखिए जो रेड से बनाए हैं ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये क्या हो गया आपका, गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। यानी गॉस लॉ लगाइएगा इसमें। देखिए अब इसमें गॉस लॉ लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा, तो देखिए आपको गॉस लॉ लगाने के लिए क्या चाहिए, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस चाहिए, कितना होगा। तो ये पूरे स्फीयर में चार्ज क्यू बिखरा हुआ है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है मेनली कि कितना चार्ज होगा। ये निकल गया तो कहानी खत्म हुआ, उसी को निकालना है मेनली। तो कैसे निकालेंगे, बात समझिए अच्छी तरह से। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज निकालना है उस चार्ज को निकालना है, तो एक तो यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम 4/3 पाई r³ हैज चार्ज क्यू। इसलिए वॉल्यूम यदि 1 हो जाए तो चार्ज क्या रखा जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई r³ ऊपर चला जाएगा। चार्ज बाई वॉल्यूम लिखेंगे, एक इससे निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम भागा देंगे, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ मतलब इस छोटे सा स्फीयर के अंदर हैज चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए आप 3Q/4 पाई r³, 4/3 पाई r³ लिखिएगा ऐसे, तो सब कट जाएगा। चार्ज जो बचेगा आपका Q/r³ बच जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक चार्ज कैसे निकला, जो यूनिटी मेथड से। इतना वॉल्यूम में चार्ज क्यू है तो 1 में कितना होगा, इसलिए छोटे से वॉल्यूम में कितना होगा। जैसा ही चार्ज आ गया अंदर का तो खुश हो जाइए आप, बाई गॉस लॉ लगा दीजिए। बाई गॉस लॉ लगाइएगा तब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा E.ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो Q/ε0 के बराबर होता है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाई ε0 के बराबर होता है। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो जरा गौर कीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना था आपका और टोटल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो गॉसियन सरफेस का एरिया लिया जाता है, याद कीजिए गॉसियन सरफेस का एरिया लिया जाता है 4 पाई r² हो गया। और चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला ये आ गया, देखिए यहाँ पर आया है, तो लिखिएगा Q/r³ और r³ हो जाएगा, r² वहां से कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया आपको फॉर्मूला Qr/4 और r³ हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका, कहाँ हो गया देख लीजिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका हो गया, देख लीजिए ध्यान से, इनसाइड स्फीयर कहीं पर। अब आर बढ़ाते जाइए इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, आर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक, सरफेस पर ले जाइएगा, उससे ज्यादा कहाँ ले जाइएगा, उससे ज्यादा संभव ही नहीं है। अब केस सेकंड की बात करते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। केस सेकंड में आउटसाइड स्फीयर की बात कीजिए। जब देखिए आउटसाइड स्फीयर लीजिएगा तो फिगर कैसा बनेगा वो सोच लीजिए ध्यान से। मान लिया कि स्फीयर है ये आपका, जिसका रेडियस r है, ऐसे पूरे में आपका चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ था।
इसके चलते बाहर कहीं पर अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर नहीं। इसके पहले अंदर था, इसके चलते अब अंदर नहीं निकालना है, अंदर नहीं निकालना है, बाहर कहीं निकालना है। जहां से निकालना होगा वहां से गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिएगा। तब वहां से जब गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिएगा तो याद कीजिए ये रेडियस आर हो जाएगा। अब ये गॉसियन सरफेस जैसे ही कंडीशन कंसीडर करिए, इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या होगा, आप खुद सोचिए। अब यहाँ पर जब सोचिएगा तो बहुत सिंपल सोच है। क्या सोच है सिंपल? अगर कोई स्फीयर है छोटा सा, उसके बाहर से जब घेर लीजिएगा तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या होगा, जो स्फीयर पर चार्ज होगा। चाहे आप थोड़ा सा दूर से घेरिए चाहे बहुत बड़ा दूर से घेरिए, बात बराबर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस सोचने भर देर है। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ चार्ज इनसाइड गॉसियन जो सरफेस होगा, चार्ज इनसाइड जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा, वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बाई गॉस लगाइए तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है आपको, निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का लेते हैं, तब 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास जगह की कमी है, तो हम जगह निकाल रहे हैं इधर से, देख लीजिए ऐसे घेर करके। आप लोग को वहां से फिर ऐसे लिखना है, यहाँ के बाद उधर लिखना है। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो आपको समझ में आ गया वो क्या लिखेंगे, ये आ गया क्यू बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। यानी कि बाहर में जो फॉर्मूला आया इंटेंसिटी का, वह क्या फॉर्मूला आया सुन लीजिए, बात में ध्यान से समझ लीजिए। वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया, फिर से देख लीजिए। यानी कि अंदर जो भी फॉर्मूला आया, लेकिन बाहर जो है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये बाहर में पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया। और हर बार यही आया था। कंडक्टिंग स्फीयर जो सॉलिड हॉलो था, उसके चलते भी हम लोग वही निकाल के लाए थे। अब सोच लीजिए, बात ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि बात को समझते हैं। तो अब यहाँ तक में कोई कष्ट है आप लोग को तो बोलिए, जो भी कष्ट है बतला दीजिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझने का कोशिश कीजिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना याद कर लीजिए। अब देखिए इसका ग्राफिकल व्यू देखते हैं। ग्राफिकल व्यू में क्या होगा, ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं तो हमको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस इसका ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और आपका आर इधर है। तो आपको पहले पता चल गया है कि ई जो होगा इन साइड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ई जो है आउटसाइड का जो है डिपेंडेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कहिए कैसे? तो देखिए यहाँ इनवर्स का रिलेशन है और यहाँ पर डायरेक्ट का रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब ग्राफ खींचिएगा तो क्या होगा, आपका इंटेंसिटी का जो यहाँ ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा मुंह ऐसे। और फिर यहाँ से ग्राफ जो जाएगा इनवर्स का रिलेशन ऐसे पैरेलल हो जाएगा आपका। और जहां तक वो ग्राफ गया इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा रेडियस जो है सरफेस पर होगा। यानी याद कर लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, सरफेस पर जो ग्राफ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो फार्मूला है उसके हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया कि इंटेंसिटी स्फीयर के सेंटर पर 0 होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा अप टू सरफेस, और सरफेस का फिर घटना शुरुआत होगा। ये इसका मीनिंग और कंसेप्ट है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। देख लीजिए, ये था आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप देखिए हम कितना फार्मूला हो गया, हम पूछेंगे, हम बोलेंगे कंडक्टिंग स्फीयर के चलते अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो 0 होगा। कहेंगे नॉन कंडक्टिंग के चलते अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपको ये फार्मूला बोलना पड़ेगा। बोलेंगे कंडक्टिंग के चलते आउटसाइड बोलिए, तो भी वही फार्मूला होगा। नॉन कंडक्टिंग के चलते आउटसाइड बोलिए, तो भी वही फार्मूला होगा। हम पूछेंगे
कंडक्टिंग स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो सरफेस पर। नॉन कंडक्टिंग के चलते भी सरफेस पर आया। मतलब बहुत तरह से मैं क्वेश्चन एराइज कर सकता हूँ, बस इतना ही सोच लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ बिना समझे काम होगा भी नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं, बात को अच्छी तरह से, है ना। तो मैं आगे बढ़ूं, देखते हैं हाँ आगे सर। फिर क्या। ठीक है, कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। देखिए इसके बाद बोले ना कि यहाँ पर अभी आप ये मत सोचिए कि सिलेबस आपका समाप्त हो गया है, टॉपिक समाप्त हो गया। हम बोले एनसीईआरटी तो समाप्त कब का कर दिए हैं, लेकिन अब जो है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में है, जहाँ दिमाग लगाना है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो देख रहे हैं ना कितना डेंजरस रूप धारण कर लिया है सब जा जा करके। इंटेंसिटी अकेला जो है स्टूडेंट को तो पसीना छुड़ाए हुए रहता है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और चार्ज का इफेक्ट और प्रभाव देख रहे हैं ना कितना खतरनाक है। सारा फॉर्मूला एक ही जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। इसके लिए आपको एक चार्ट पेपर बनाना पड़ेगा, मतलब चार्ट पेपर वो वाला नहीं, बचपन वाला नहीं कि ला करके हम बना रहे हैं अच्छा से। मतलब वो पेज फाड़िए, उस पर फार्मूला को अच्छे से लिखिए, और जहाँ जाइए वहां पर उसको लेके जाइए, है ना। और उसको जब तक 10-20 बार देखिएगा नहीं, 10 दिन तक लगातार 12 उसको देखिएगा नहीं, तब तो क्लियरली याद होगा नहीं। अब देखिए ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब आते हैं 11th के काइनेमेटिक्स में, और वहां से देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड when charge projected perpendicular to electric field, perpendicular to the electric field। बात समझिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इतना बड़ा लैंग्वेज है। यानी कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए मेरी इच्छा है, हम यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट बनाए हैं। पॉजिटिव प्लेट है, वायर नहीं है, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव प्लेट इसके जस्ट पैरेलल बनाए हैं, नेगेटिव प्लेट है। इसके चलते यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉजिटिव से नेगेटिव। ये प्लेट बनाए हैं, जैसे मेरा हाथ, ये जो प्लेट है ना, एक नीचे प्लेट, दोनों को पॉजिटिव चार्ज में डाल दिए हैं, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंके हैं, यहाँ से ऐसे एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का फेंके हैं विथ स्पीड यू स्पीड से परपेंडिकुलर फेंक दिए हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज था, क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही ये फील्ड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ऐसे भी देखिए इधर पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव वाला जाएगा तो उधर डाउनवर्ड लगेगा फोर्स। अब ये तिरछा मूव करने लगेगा, और मूव करते करते ऐसे बाहर आ जाएगा। तो इसका ट्रेजेक्ट्री पाथ का इक्वेशन निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पर ये लिखते हैं, एल है लेंथ ऑफ प्लेट होगा, एल है लेंथ ऑफ प्लेट होगा, या फिर कह सकते हैं कि आपका जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो होगा। और मान लीजिए कि यहाँ से जब ये फेंके तो नीचे की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जो बाई होगा। ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा मोशन को। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं, इसको वर्टिकल लाइन मानते हैं।
तो हॉरिजेंटल मोशन को स्टडी करना, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो फॉर हॉरिजेंटल मोशन में चलते हैं, हॉरिजेंटल मोशन में चलते हैं। और जब हॉरिजेंटल मोशन को स्टडी करिएगा तो याद कीजिए, इस हॉरिजेंटल के लाइन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हॉरिजेंटल के लाइन में, तो यू फेंके हैं। इधर कोई फोर्स नहीं, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर बाई एक्सिस में है, तब फोर्स हॉरिजेंटल के लाइन में नहीं है, फोर्स जीरो, तो एल्सेशन भी नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजेंटल में वो जीरो होगा, ए एक्स लिख देते हैं। सिंस जो है फोर्स जो है एक्स के अलोंग जीरो है, इसलिए। और जब एल्सेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो फार्मूला होगा एक्स बराबर वी टी होगा फार्मूला। लेकिन एक्स के बदले यहाँ लेंथ ऑफ प्लेट दिया हुआ है, एक्स के बदले लेंथ ऑफ प्लेट दिया हुआ है, इसलिए एल होगा और यू इंटू टी होगा, इक्वेशन पहला होगा। और वर्टिकल मोशन में चलते हैं, और वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, और वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो सुनिए, आप समझिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर वर्टिकल मोशन, जैसे ही वर्टिकल मोशन में चलिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आप खुद समझिए। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा आपका जीरो हो जाएगा। कहीं जीरो क्यों होगा, तो आप फेंके हॉरिजेंटल, तो जो हॉरिजेंटल में पार्ट हो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ये मैथ के कोऑर्डिनेट से भी हम जानते हैं कि जो पॉइंट बाई एक्सिस में हो उसका एक्स मान जीरो होता है, जो पॉइंट एक्स में हो उसका बाई का मान जीरो होता है। लेकिन इधर तो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज जो है बाई एक्सिस में क्या है, एफ बाई वह क्यू गुने ई होगा। ई चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। आप जरा गौर कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से बात इधर अब चल रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। फोर्स ऑन चार्ज आ गया कि क्या हुआ, अब फोर्स ऑन चार्ज के बाद एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा वो समझ लीजिए, ए बराबर वो हो जाएगा आपका फोर्स बाई मास हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आप फोर्स बाई मास होगा तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू ई बाई एम हो जाएगा। ये बात आप समझते हैं। अब नहीं कि इधर फोर्स भी है एक्सेलरेशन भी है, तो इक्वेशन तो लगेगा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगेगा। अब इसके बदले एक्स के बदले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ है, ए के बदले क्यू ई है, बाई एम है, और टाइम का स्क्वायर है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलिए, अब यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दीजिए। तो यहाँ से जब टाइम का वैल्यू निकाल के पुट कीजिएगा तो होगा क्यू ई बाई 2m, और टाइम के बदले यहाँ जब वैल्यू पुट कीजिए तो टाइम बराबर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एल बाई यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। बात समझिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। क्यू ई हो जाएगा एल स्क्वायर 2m यू स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से, क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m यू स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्यू ई एल स्क्वायर 2m यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी यही हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया कब, जब परपेंडिकुलर फेंके थे तब। आप सोच लीजिए कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में कहाँ कहाँ तक पहुंच हो सकता है। तो मैं सिंपल एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, ये तो मैं पूरा लिख के समझा दिया हूँ, लेकिन अब बिना लिख के समझाएंगे उसको समझिए अब, है ना। उसमें फार्मूला भी गर्द आएगा। आप लोग को काइनेमेटिक्स तो याद नहीं होगा, और नहीं याद होगा तो अभी थोड़ा दिन पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ाए, इसको घेर दिए हैं। अब इधर अलग बाउंड्री है। अलग बाउंड्री में क्या है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह ऊपर से नीचे ऐसे है, जैसे ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह नीचे की ओर है, ऐसे है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम मान लिए, और यहाँ से हम एक चार्ज को फेंक दिए हैं ऐसे, एक चार्ज को यू स्पीड से फेंक दिया है थीटा एंगल पर। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को फेंक है इलेक्ट्रिक फील्ड के एनवायरनमेंट में, तो इस पर फोर्स नीचे की ओर लगने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन है, तो ये ऐसे भागेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऐसा बनाएगा ये, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर जब स्टडी कीजिएगा तो इसका इनिशियल कंपोनेंट वेलोसिटी जो होगा इधर क्या होगा, इधर u cos थीटा होगा, इधर क्या होगा u sin थीटा होगा। फिर से वर्टिकली जब स्टडी कीजिए हॉरिजॉन्टल मोशन में आइएगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन में फिर से जाइएगा उसी तरह से जैसे अभी बनाए थे, हॉरिजॉन्टल मोशन में जाइएगा तो क्या होगा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन पहला हो जाएगा। और वर्टिकल मोशन में चलिएगा, और वर्टिकल में चलिएगा, वर्टिकल मोशन में चलिएगा तो क्या होगा, बाई बराबर हो जाएगा वर्टिकल के लिए u sin थीटा इंटू टी हो जाएगा, और माइनस हाफ हो जाएगा। और जानते हैं जीटी स्क्वायर होता था कहाँ, जीटी स्क्वायर होता था आपका कहाँ पर, आपका 11th क्लास में, लेकिन यहाँ जी एल्सेशन के बदले तो आ गया क्यू ई बाई एम, देख लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है देख लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन का ट्रैजेक्टरी जो जनरल था वो क्या आ जाएगा, पाई बराबर आ जाएगा, इक्वेशन पुट कीजिएगा तो आ जाएगा x tan थीटा माइनस क्यू ई एक्स स्क्वायर टू एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देख लीजिए। यानी ये जनरल इक्वेशन ट्रैजेक्टरी में क्या आ जाता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको जो ग्रेविटेशन में जितना फॉर्मूला, सॉरी, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जितना फॉर्मूला, हम वीडियो भी डाले हैं 3-4-5 क्लास पहले सारा ट्रैजेक्टरी वाला का, तो उस ट्रैजेक्टरी का अगर इक्वेशन 11th वाला याद है तो वहां आया था फॉर्मूला x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो जी के बदले सिर्फ यहाँ क्यू ई बाई एम लेना है, जहां जहां जी रहेगा फॉर्मूला में। अब याद कीजिए हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, फ्री फॉल से जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल तक, जहां जहां जी है वहां क्यू ई बाई एम पुट कर दीजिए, और ग्रेविटेशनल फील्ड के बदले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो सारा इक्वेशन ट्रैजेक्टरी कहाँ वैलिड होगा। तो जेई एडवांस वाला पीछे रहेगा, 2020 में क्वेश्चन पूछा था, अभी 21 का तो एग्जाम हुआ नहीं है, 2020 में रेंज का इक्वेशन पूछ दिया था। तो आप रेंज का इक्वेशन क्या याद किए थे वहां पर, अब सोच लीजिए, आप रेंज आर बराबर याद किए थे, क्या याद किए थे सुन लीजिए, आप याद किए थे 2, आप याद किए थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी याद किए थे, तो जी के बदले क्या होगा, क्यू ई बाई एम होगा, तो एम को ऊपर लेके चले जाइए। अब हाइट का इक्वेशन क्या याद किए थे, हाइट का इक्वेशन याद किए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g याद किए थे। अब 2 यहाँ जी के बदले क्यू ई बाई एम, तो एम ऊपर चला जाएगा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद किए थे, यू साइन 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, जी के बदले क्या लिखेगा, क्यू ई बाई एम। यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप समझिए कि कैसे कैसे भाग रहा है, सारा फॉर्मूला दिमाग में, यानी कि 11th वाला याद रहेगा तब नहीं दिमाग काम करेगा, अपने मन से तो दिमाग काम करेगा नहीं। बस इतना ही सोच लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको आप यूज करने के लिए आपको एक 11th क्लास का फ्री फॉल से ट्रैजेक्टरी तक पूरा पहले डेरिवेशन याद कीजिए, और तब बोले हैं तब ये फॉर्मूला लागू होगा। इस पर न्यूमेरिकल पूछा था एडवांस जस्ट 2020 में, याद कर लीजिए कि कैसे कैसे एग्जाम में